प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों का अपमान करके बच नहीं सकते, बच के निकल नहीं सकते। उनको इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये कहना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं और जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगने की बात कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी। 2024 चुनाव परिणामों में भाजपा की हार का संदेश क्या है? नरेंद्र मोदी का खुद को भगवान की तरफ प्रस्तुत करना, पंडित नेहरू से तुलना करना और फिर देश की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं पर जब नोबेल पुरस्कार विजेता से वरिष्ठ पत्रकार करण थापर ने सवाल किया तो उनका जवाब आप सभी को सुनना चाहिए, वो भी ध्यान से। नरेंद्र मोदी के दावों को अमर्त्य सेन जी ने बकवास तक करार दे दिया। उनका यह इंटरव्यू अंग्रेजी में था। मैं हिंदी में बेहद कम शब्दों और आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। इतने बड़े अर्थशास्त्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनकी मानसिक क्षमता पर तथा प्रधानमंत्री की विचारधारा पर कौन से सवाल उठा रहे हैं, ये सब बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा देश की शिक्षा व्यवस्था को एक और तगड़ा झटका मिला है और वो झटका है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से। अमृत काल में एक नया कांड हुआ है जो देश के भविष्य को गर्त में पहुंचाने के लिए अपना विशेष योगदान आने वाले वक्त में देता रहेगा, ताकि आपके बच्चे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकें और विश्वगुरु का ज्ञान ले सकें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकें। ये दोनों ही मामले बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आई तो शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री भी है, इसलिए शुरुआत में ही इसको कर लिया करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के चंदे पर नहीं चलते। हमें आपके साथ की जरूरत है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देश भर से पुलों के गिरने, सड़कों के फटने या धंसने और हवाई अड्डों पर कैनोपी उड़ने और छत के ढहने की खबरें खूब आ रही हैं। जगह जगह से लीकेज की खबरें भी आ रही हैं और लीकेज इतनी ज्यादा होने लगी है कि लोगों ने मोदी सरकार को, यानी आज की भाजपाई सरकार को, लीकेज सरकार कहना शुरू कर दिया है। अब आप यूपी कांग्रेस के इस ट्वीट को जरा ध्यान से देखिए। लिखा है कि आदित्यनाथ की भाजपा सरकार लीकेज सरकार बन गई है। पेपर लीक, बारिश से राम मंदिर की छत लीक, अस्पताल की छत लीक, एयरपोर्ट की छत लीक की अपार सफलता के बाद अब लखनऊ में जनरल बस की छत भी लीक हो गई। आदित्यनाथ सरकार ने 7 वर्षों में लीकेज का विकास कर दिया है। वैसे यहां आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ समय पहले ही देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जब भी मुझे कहीं कोई सरकारी काम की क्वालिटी जांचनी होती है तो मैं वहां अचानक ड्रोन भेज देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है। अब आप में से किसी के पास फलाने जी का कोई संपर्क सूत्र हो तो जरा पूछिएगा कि साहब कहीं आपका ड्रोन भी तो लीक नहीं कर रहा है और आपको गलत खबर पहुंचा रहा है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपका ड्रोन लीक हो चुका है, सरकारी कामों की क्वालिटी की खराबी आपको दिखा नहीं रहा है, या तो आप खराब क्वालिटी देखकर खुद ही मैनेज हो चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा खाकर या फिर किसी और माध्यम से। क्योंकि जब आपके पास सरकारी कामों की क्वालिटी जांचने के लिए ड्रोन की सुविधा है तो फिर क्यों नहीं पता चलता कि मंदिर में पानी घुस जाएगा, टपकने लगेगा, रामपथ फट के छितरा जाएगा, एयरपोर्ट की कैनोपी उड़ जाएगी, अटल सेतु की सड़क फट जाएगी, बिहार में तमाम पुल गिरते रहेंगे। अब आप दर्शक ही बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है दया? अब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी की बात कर लेते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है। द वायर के लिए करण थापर ने यह इंटरव्यू किया, अंग्रेजी में है। आप चाहें तो द वायर के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं कि आखिर अमर्त्य सेन ने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतना सब कुछ बोल के देश की जनता को अपमानित करके बच नहीं सकते, बच के निकल नहीं सकते। सबसे पहले सवाल था कि 10 साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव परिणामों के बाद अपना बहुमत खो दिया है। अब स्थिति यह है कि अन्य दलों के समर्थन के बिना वे सरकार नहीं चला सकते। जब आपको यह खबर मिली तो पहला विचार आपके मन में क्या हुआ? इस पर अमर्त्य सेन जवाब देते हैं कि 2024 का चुनाव परिणाम भाजपा के हिंदू राष्ट्र की अस्वीकृति है। यानी भाजपा जिस तरीके से नफरती प्रोपेगेंडा चला रही थी, देश की जनता ने उसको कहीं ना कहीं नकार दिया है। मैं लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित था कि एक देश भारत, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, एक ऐसा देश जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यहां किस तरीके से अल्पसंख्यक समूहों को आतंकित किया जा रहा है। मगर इन चुनाव परिणामों ने संकेत दिया है कि भारत को यह नफरती विचारधारा नहीं चाहिए। देश की जनता ने कहीं ना कहीं यह दिखाने का प्रयास किया है कि उन्हें सेक्युलर भारत ही चाहिए, जैसा कि भारत हमेशा से रहा है। दूसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो लगातार
3 बार जीतने के बाद जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के बराबर हो गए हैं। क्या आप उस दावे को स्वीकार करते हैं, या क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अतिशयोक्ति कर रहे हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? इस पर अमर सेन का जवाब है कि यह सब बकवास है। जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार बहुमत हासिल करने की तुलना मोदी से करना बिल्कुल गलत है। मोदी के पास अभी बहुमत नहीं है, और जिन 2 पार्टियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जबकि पंडित नेहरू को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में देश चलाने के लिए क्रमिक जनादेश दिया था। अगला सवाल और भी मजेदार है, जवाब उससे भी मजेदार है। करण थापर पूछते हैं कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि उनका जन्म जैविक नहीं है, यानी माँ बाप से नहीं हुआ, भगवान ने उन्हें विशेष परिस्थितियों के लिए, विशेष कार्यों के लिए भेजा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? इस पर अमर सेन कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है। इसमें यह विचारने की जरूरत ही नहीं है कि बात सच है या नहीं। जाहिर तौर पर यह बात पूरी तरह से गलत है। सवाल तो यह होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के दिमाग में यह विचार आया कैसे, क्योंकि एक देश के लिए यह मामला गंभीर दिखता है और महत्वपूर्ण होता है कि हमारे नेता क्या कह रहे हैं। आप खुद ही बताइए कि किस तरह का व्यक्ति, कैसी मानसिकता का व्यक्ति इस चीज की सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि वो माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, उसे ईश्वर ने भेजा है। नरेंद्र मोदी की यह बात या तो किसी प्रकार का उन्माद है या फिर भ्रम की प्रवृत्ति हो सकती है। अमर सेन ने कहा कि यह निश्चित ही दिमागी चूक का संकेत है, यानी गड़बड़ी का संकेत है। यह धूर्तता का एक बड़ा स्तर है जो वास्तव में लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे उनसे पूछा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 20 करोड़ मुस्लिम नागरिकों को घुसपैठिया के रूप में संदर्भित किया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा, बार बार आरोप लगाया कि ओबीसी एससी एसटी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिसके लिए उनकी खूब आलोचना की गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो इसके लिए माफी मांगी और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। इस पर अमर सेन ने काफी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां हमें मोदी के दिमाग की सीमाओं को देखना होगा, यानी प्रधानमंत्री की बुद्धि की सीमाओं को देखना होगा, क्योंकि जिस देश का नेतृत्व वो करते हैं उस देश में 20 करोड़ नागरिक मुसलमान हैं, और इस तरह का असाधारण घृणित बयान संकेत देता है कि उनकी सोच के भीतर कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाने और गलत आरोप लगाने के कारण नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का अपमान करके वो बच नहीं सकते और इससे निकल नहीं सकते। इसके साथ ही अमर सेन ने यह भी कहा कि जब भारत के 1 अरब से अधिक की आबादी में से 20 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री अपमानित कर रहे हैं तो ये हम सबका अपमान है, क्योंकि मुसलमान भी भारत के नागरिकों का हिस्सा हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों सहित भारतीय नागरिकों की ओर से न केवल मुसलमानों को बल्कि आमतौर पर नागरिकों को भी, मुझे भी ये मांग करने का अधिकार है कि भारत के नागरिकों को इस तरह से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल था कि एनडीए गठबंधन की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, न ही मुस्लिम सांसद है। इस पर अमर सेन ने कहा कि ये एक भयानक मान्यता है। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए दुखद नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से यह भारतीय नागरिकों के लिए दुखद है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष है। आगे बात होती है कि बहुमत खोने के बाद ज्यादातर लोगों को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपनी शैली में सहमतिपूर्ण व्यवहार लाएंगे, अहंकार कम होगा, मगर पिछले 20-25 दिनों में ऐसी कोई धारणा देखने को नहीं मिली। फिर से उनके वही पुराने मंत्री हैं। प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष को मोदी ने ललकारा है। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बड़े बड़े सुधारों का दावा किया जा रहा है, यानी कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आता। इस पर अमर सेन ने कहा कि आपके पास बहुमत था, आपने इसे खो दिया है, और अब आप चाहते हैं कि लोग ये सोचें कि आपका कुछ भी घटा नहीं, जैसे पहले था वैसे ही है। आप उसी तरह से काम करते रहेंगे जैसे कि बहुमत के समय कर रहे थे। मगर कुल मिलाकर यह असाधारण है, ठीक नहीं है कि देश की जनता के फैसले का कोई असर सरकार पर न दिखे। यानी यदि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराकर सजा दी है तो उसका असर सरकार में दिखना चाहिए, जबकि फिलहाल नरेंद्र मोदी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार ये दंभ भर रहे हैं कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। हालांकि पहले एनडीए की सरकार थी कि नहीं आप सब जानते हैं। आपने सुना होगा मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है, वो भी 14 साल पुराने मामले में। इस पर अमर सेन कहते हैं कि अरुंधति मेरी बेहद करीबी दोस्त हैं और एक बेहतरीन लेखिका हैं, मगर यदि वो मुझसे परिचित नहीं भी होती, यदि अनजान भी होती, तो मेरी यही राय होती। मैं उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, स्तब्ध हूं। उनके लेखन ने शुरू से ही कई मायनों में दुनिया को रोशन किया है। अरुंधति रॉय के साथ यह व्यवहार सबसे अधिक चिंताजनक है। पिछले 20-22 दिनों में मोदी सत्ता ने जो किया है वो कार्यकाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। देश भर में मुसलमानों की लिंचिंग, उनके घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजर, इन सब पर भी प्रोफेसर अमर सेन ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है यह सरकार की तरफ से न्यायिक मानक की भारी ढिलाई को दर्शाता है। ये बहुत ही भयानक चीजें हैं। अमर सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से खुद को विद्रोही और अहंकारी तरीके से पेश कर रहे हैं तथा लोकसभा
लोकसभा में बहुमत खोने के बावजूद विपक्ष के बारे में बोल रहे हैं, उससे पता चलता है कि वास्तव में क्या हुआ है, इसमें समझ की कमी है। मुसलमानों के बारे में अनर्गल टिप्पणी को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी की सोच की सीमाएं इससे बाहर आ जाती हैं। देश भर में पेपर लीक की कहानियां तो आप सुन ही रहे हैं। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। भाजपा की सरकारों ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बार बार परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी। एनटीए जैसी बड़ी संस्था जिसके सिर पर देश की 25 बड़ी परीक्षाओं को कराने का जिम्मा है, उसके पास 25 अस्थायी कर्मचारी तक नहीं है, यानी सब कुछ ठेके पर है। आए दिन किस तरीके से भाजपा से संबंधित लोग पर्चा लीक कांड में पकड़े जा रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है, चौतरफा आरोप लगते हैं तो कानून का जुमला दे दिया जाता है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून का होना और कानून पर अमल किया जाना दोनों अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता इन चीजों को रोकना चाहे तो उसके पास अब तक रोकने का हथियार नहीं था कानून के रूप में। नया कानून लाकर थोड़ी देर के लिए देश की जनता का ध्यान जरूर भटकाया जा सकता है, मगर जब तक देश के युवाओं के साथ हो रही धोखेबाजी को रोकने की मंशा सरकार के भीतर नहीं होगी, तब तक यह संभव नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं बेदीराम, इन पर कितना गंभीर आरोप लगा है। पिछले दिनों खबर आई कि बेदीराम गायब हो गए। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो परीक्षाओं में बड़ी बड़ी धांधली कराने का दावा कर रहे थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली मोदी सत्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा। यदि वो देश के युवाओं के साथ हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ हैं, तो फिर राजभर के साथ रहने की मजबूरी क्या है। उधर ओम प्रकाश राजभर ऐसे सवालों पर 100 की स्पीड में भागने लगते हैं, सुनते ही गायब हो जाते हैं। ये तो आपने देखा ही, पिछले कई साल से आप लगातार देख रहे हैं। खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि जो लोग इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं हैं, उन्हें मोदी सत्ता ने यूनिवर्सिटीज में वीसी बनाकर रखा है, बड़े बड़े पदों पर बिठाकर रखा है, क्योंकि आरएसएस के लोग हैं। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया है। पिछले दिनों राहुल गांधी भी यही आरोप लगा रहे थे कि आरएसएस की विचारधारा को देश की शिक्षा व्यवस्था पर थोप दिया गया है, यूनिवर्सिटीज में पहुंचा दिया गया है, संस्थानों में ठूस दिया गया है। छात्रों के सिलेबस में भी किस तरीके से अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश लगातार सामने आ रही है, ये भी आप सब देख रहे हैं। अब देश की जनता और युवाओं को एक नया झटका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से मिला है। खबर है कि इस संस्थान के 4 परिसरों में से 55 फैकल्टी मेंबर्स और 60 टीचिंग स्टाफ को बाहर कर दिया गया है और कारण बताया गया है कि टाटा एजुकेशन ट्रस्ट ने फंड नहीं दिया, यानी पैसे की कमी होगी। सोचिए, इस संस्थान के मुंबई कैंपस से 20 लोगों को निकाल दिया गया, हैदराबाद से 15 लोगों को, गुवाहाटी से 14 और तुलजापुर से 6 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में से कुछ ऐसे भी थे जो इस संस्थान में 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से काम कर रहे थे। सबके सब संविदा कर्मचारी थे और अब अनुदान न मिलने की वजह से नौकरी छीन ली गई है। इस संस्थान में अब जो कर्मचारी बचे हुए हैं वो यूजीसी के पेरोल पर परमानेंट कर्मचारी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर बता रही है कि सदस्यों के अनुसार यूजीसी के नियमों में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके कारण यह सब कुछ हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि हमारे वार्षिक अनुबंध मई में ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन इस महीने की शुरुआत में हमें एक ईमेल मिला जिसमें टाटा ट्रस्ट फंडिंग के नवीनीकरण तक संस्थान में काम को जारी रखने का अनुरोध किया गया था। यानी कहा गया कि भले ही अनुबंध खत्म हो गया मई महीने में, आप लोग काम करते रहिए। इसलिए कर्मचारियों को लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाएगा। पिछले दिन तक ये लोग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एडमिशन वाले काम में लगे हुए थे और शाम को पता चला कि नौकरी नहीं रही। अनुबंध के अनुसार 1 महीने पहले ही नोटिस दी जानी चाहिए थी, मगर वो भी नहीं हुआ। 10 से 15 सालों तक ये लोग इस संस्थान में काम करते रहे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भी दिन रात जुटे हुए थे, मगर अब अपना पेट पालने के जुगाड़ में जुटने को मजबूर हैं। मगर सवाल सिर्फ कुछ दर्जन लोगों की नौकरी जाने का नहीं है, सवाल इतने बड़े संस्थान में घटित इस घटना का है, क्योंकि इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर लंबे वक्त तक होगा। पिछले सालों में हम सब ने देखा है, इसी तरीके से तमाम बड़ी संस्थाओं को धीरे धीरे तिल तिल कर मारा गया है। शिक्षण संस्थाओं को अगर किनारे भी रख दें तो बीएसएनएल को याद कर लीजिए, कैसे जबरदस्ती हजारों कर्मचारियों को रिटायर कर दिया गया। आरोप लगा कि यह सब कुछ एक नए सेठ की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। उस सेठ की कंपनी का प्रचार भी साहब करने पहुंचे थे, यह भी आप सबने देखा। सेठ की कंपनी ने तीसरी बार साहब की सत्ता में आते ही रिचार्ज की कीमतें दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा दी और जैसे ही जियो ने अपने रिचार्ज की कीमतों को बेतहाशा बढ़ाया, मैंने उसी दिन वीडियो में कहा था कि जल्द ही बाकी कंपनियां भी बढ़ाएंगी और वही काम हो गया। देख लीजिए, जियो एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी मोबाइल टैरिफ को महंगा कर दिया है। यानी अब आपको देश हित में अधिक योगदान करने का अमृतकाल अवसर मिलता रहेगा। बाकी टेंशन मत लीजिए, हमें विकसित भारत बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।